मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। किसी भी दो ऐसे भावों के अधिपति जब युति में होते हैं तो ये बहुत ज्यादा निर्णायक हो जाता है कि वो कौन कौन से भाव के अधिपति हैं। इसी विषय के साथ उपस्थित हूं, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ ही बताने वाला हूं। अगर जन्म कुंडली में किसी भी भाव में 12 भाव में से किसी भी भाव में 8वें, 6वें और 12वें भाव के अतिरिक्त के स्वामी एक साथ अगर युति में हो जाए ना, बहुत कष्ट देते हैं, परेशान करते हैं और जीवन को बढ़ने में उनके कारण कई बार व्यक्ति के और जातक के जीवन में बाधाएं उपस्थित होती हैं। 8वें, 6वें और 12वें भाव के अधिपति को इन्हीं भावों में बैठना चाहिए, इन्हीं भावों में बैठना चाहिए। ये कहीं और बैठेंगे तो दिक्कत देंगे, और ये जहां देखेंगे वहां भी दिक्कत देते हैं। जहां बैठेंगे वहां तो समस्या करेंगे ही, जहां बैठ करके जहां देखेंगे उस भाव को भी परेशानी में डालेंगे, ऑब्स्टेकल आएगा और व्यय कराएंगे। क्योंकि वस्तुतः वो इन भावों के अधिपति हैं तो उस भाव से प्रभावित होकर के तो परिणाम करेंगे ही। आपकी भी कुंडली में अगर 6वें और 8वें भाव के अधिपति एक साथ बैठेंगे तो व्यक्ति को वो हर एक चीज में दिक्कत करते हैं। अगर 6वें और 8वें भाव के अधिपति लग्न में बैठेंगे तो संघर्ष ज्यादा। अब व्यक्ति को जहां फोकस करना चाहिए वहां ना करके कई बार वो इधर उधर की बातों में अपनी ऊर्जा नष्ट करता है। 6वें, 8वें और 12वें भाव के अधिपति धन भाव में बैठेंगे तो धन के कारण व्यक्ति को चिंता होती है, व्यय के कारण चिंता होगी, कुटुंबजनों से क्लेश होता है, ऑब्स्टेकल बनते रहते हैं, परेशानी बनती रहती है। अगर दोनों, एक ग्रह कहीं बैठा है तो वो सामान्य होगा, मतलब कष्ट तो वहां भी है, पर अगर दोनों तीनों ही भाव के अधिपति एक साथ किसी भाव में बैठ जाएं तो बहुत कष्ट देते हैं। वहीं अगर 8वें, 6वें और 12वें भाव के अधिपति तीसरे भाव में बैठ जाएंगे तो आपको मेहनत करने के लिए विवश करते हैं, मेहनत करने के लिए मजबूर करते हैं और बड़ी मेहनत करवाने के लिए, मतलब अब आपको कोई भी काम बहुत हेडेक के साथ करना होता है। और यही नहीं, कम्युनिकेशन में भी कमजोरी हो जाती है और कई बार आपको लगता है कि मैं तो पूरा कर रहा हूं या पूरी मेहनत से जी रहा हूं, पर फिर भी क्यों परिणाम नहीं मिल रहा है। आपको ये बात भी अवश्य देखनी चाहिए कि किन किन भावों के अधिपति आपकी कुंडली में किस भाव में बैठे हैं। यही नहीं, अगर चौथे भाव में भी 6वें, 8वें और 12वें भाव के अधिपति बैठेंगे तो आपके मन मस्तिष्क को परेशान करते हैं, माता के स्वास्थ्य को परेशान करते हैं, घर में कलह का वातावरण देते हैं और कई बार व्यय बहुत ज्यादा होने लगता है, व्ययातिरेक हो जाए। जहां दिमाग लगाना है वहां नहीं लगेगा, जहां घर में शांति होनी चाहिए वहां पे ही कलह का वातावरण मचा देते हैं। ऐसे ये कष्ट देने वाले भाव होते हैं, तो जहां बैठेंगे वहां पे दिक्कत। वही पंचम भाव में संतान से दिक्कत, कम्युनिकेशन स्किल गैप हो जाए, संतति से कष्ट हो जाए, उससे वैचारिक मतभेद हो जाए। 6वें, 8वें, 12वें भाव के अधिपति अगर पंचम भाव में बैठ जाएं युति में ही, या कम से कम 6वें और 8वें भाव के भी अधिपति अगर पंचम में बैठेंगे तो आपके रिकॉग्निशन में दिक्कत होती है। मेहनत करने के बाद परिणाम बहुत देर से मिलता है, झक मारना पड़ता है, दिक्कत होती है, एकदम मतलब कटकटा देते हैं ग्रह, इतनी परेशानी देते हैं। और अगर वही 6वें भाव के अधिपति 6वें भाव में बैठ जाए 8वें भाव के अधिपति के साथ, यहां भी विपरीत स्थिति बनेगी, पर बाद में वो एक राजयोग की भांति, जिसे आप लोग राजयोग, विपरीत राजयोग कहते हैं, वो परिणाम देगा, पर पहले पूर्व जन्म में ही पूर्व में कष्ट देता है। मतलब अब आपको वो पहले वो रगड़ देगा, गर्मी घर्षण पैदा होने के बाद उसके बाद आपको परिणाम देता है। 7वें भाव में बैठे तो ससुराल से भी कष्ट मिले, आर्थिक भी परेशानी हो, पत्नी ही कई बार दुश्मन बन जाती हैं और प्रेम करे पर बोले नहीं और अपनी मनोव्यथा आपको बताए ही नहीं। इस वजह से घर में कई बार कलह मचता है। 8वें, 6वें, 12वें भाव के अधिपति 8वें में बैठ जाएंगे तो वैसे तो कहने के लिए कई प्रकार के हर्ष योग, विमल योग और कई प्रकार के योग बनाते हैं, पर ये कितने ही हैं
पर फिर भी कष्ट देते हैं। इनका इन्हीं भावों में बैठना ठीक रहेगा। जितना अगर मान लीजिए अब जैसे 6वें और 8वें भाव के अधिपति 12वें भाव के अधिपति 6वें में बैठेंगे तो ये योग बनाएंगे। अब कोई आप उसको नाम दे दो, मैं वो नहीं जानता, पर मैं इतनी बात कहूं कि वो विपरीत बनाएंगे। और वो वहीं बैठे तो बढ़िया है, किसी और अन्य भाव में बैठेंगे तो कष्ट देंगे। ये मेरे कहने का अर्थ है। 9वें में बैठेंगे तो भाग्य से सुख कमजोर, भाग्य का लाभ कमजोर, पिता का सुख कमजोर, पिता का उपभोग कमजोर, और चिंतन नहीं करने देते, मन नहीं लगता धार्मिकता में, बौद्धिकता कुंठित होती है। ये सब चीजें होती हैं। 10वें भाव में नौकरी तो देते हैं पर मेहनत खूब करवा के नौकरी देते हैं। 6वें भाव के अधिपति भी अगर चतुर्थ में बैठते हैं तो नौकरी देते हैं, पर नौकरी का अर्थ क्या है? आज ये बात नौकरी के लिए अलग है कि व्यक्ति नौकरी में है, पर वस्तुतः ग्रंथ उसको चाकरी करना कहता है, और नौकरी करनी ही पड़ती है ऐसा लिखा है। मतलब उसको निगेटिव देखा गया है, उसको कमजोर समझा गया है। नौकरी को, अपने रोजगार को, वर्ण व्यवस्था के आधार पर किया गया सत्कर्म और सत्कार्य वो फलीभूत होता है और अच्छा परिणाम देता है। पर किसी की यहाँ चाकरी करना, ये जो है वो शास्त्रों में इसे कमजोर कहा गया है। नौकरी करनी पड़ती है ऐसा लिखा गया है, और अपना व्यवसाय करता है, खुद का राजा होता है, जमींदार होता है, ऐसा उसको अच्छा माना गया है। ये तो खैर समय के हिसाब से बदलने की बात है। 10वें के बाद 11वें में कम पैसों पे नौकरी करवाएं, आरंभ में कष्ट दें, भाइयों का दुख होता है, भाई स्वयं परेशान रहे, और जो मेहनत करने के बाद परिणाम मिलना चाहिए वो आपको देर से मिलता है। 12वें भाव की बात मैंने बताई, जैसे कि वो वहीं बैठे तो ठीक रहे, पर ये कष्ट हर एक तरीके से हो जाए, विवाह ना हो, सुख नहीं मिलता, संतान दिक्कत में होती है, ऑपरेशन करना पड़ता है, लंबी बीमारी का खतरा हो जाए, दुश्मन बनते हैं, आप किसी के लिए चाहे कुछ भी कर दीजिए वो आपका कभी भी, जैसा होता ना, माने ही नहीं। कल ही मैं किसी की कुंडली देख रहा था, महिला थी, कर्क लग्न की कुंडली थी, लग्न में ही राहु थे 17 डिग्री 19 कला के, और लग्न में ही चंद्रमा थे 17 डिग्री 19 कला के। अब ये बात है कि सफोकेट हो गया दिमाग, अब बिल्कुल टाइट कंजंक्शन का ग्रहण लगा है, और जातिका की शादी भी नहीं हुई थी, 1981 की थी शायद, लग्न में ही, और उनकी भी कुंडली में 6वें और 8वें भाव के अधिपति एक साथ तीसरे भाव में बैठे थे। तभी मेरे दिमाग में आया कि व्यक्ति कितना परेशान है, और दरअसल उन्होंने अपना सर्वस्व दिया है पर फिर भी उनको मिला नहीं। पर ये चंद्रमा और राहु आपको इतना ज्यादा घर्षण में डाल देते हैं कि आप कई बार गलत निर्णय लेते हैं, और सही को गलत और गलत को सही नहीं पहचान पाते, शक्ति कमजोर छिड़ हो जाती है, और उस समय आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और दरअसल अगर दशा कमजोर चल जाए तो और खराब हो जाए, उसी में अगर दशा भी कमजोर हो जाए तब तो और वो समझने की शक्ति को मंद कर देता है। राजनीति हो, आपके साथ पॉलिटिक्स हो, क्रेडिट नहीं मिलता है। अब ऐसी स्थिति में दशा के बदलने का इंतजार करना चाहिए, एकमात्र उपाय दशा के बदलने का इंतजार, पर लोग ये भी नहीं करते। इस बात को कुंडली समझने की बात होती है, कुंडली को समझने की बात होती है कि वो कैसा, आखिर आपकी कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं तो वो आपको क्या कहना चाहते हैं। और आमतौर पे लोग कुंडली दिखाने के लिए ज्योतिषियों के पास सिर्फ समाधान के लिए आते हैं। ये बड़ी अर्थ वाली बात है और अंतर वाली बात है, जिसको की समझना है। तो मतलब आपको यह देखना है कि आपकी कुंडली में 6वें, 8वें और 12वें भाव के अधिपति किस भाव को बिगाड़ रहे हैं, और उनको ठीक करने के लिए आप कम से कम का करी है नवग्रह रंक जब होए हरि के संग। हरि का संग होगा तो कोई नवग्रह आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, पक्की बात है। आइए अब गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 17वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने बात कही है, जो भी तपस्या अपने आप को भी कष्ट दे करके, ध्यान से समझिएगा, जो भी तपस्या, जो भी कृत्य अपने आप को कष्ट दे करके और दूसरे के कष्ट के लिए किया जाता है कि उसको भी कष्ट हो, उसको भी मैं तकलीफ में रखना चाहता हूं, तामसिक तप कहा जाता है। समझ में आ गई बात? किसी को पाना है तो मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन और विद्वेषण कर दिया, ये तामसिक पूजा है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।